हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम है, खैर मकदम है आपका अपने ही चैनल एमन एकेडमी पर। हम आज आपके लिए लेकर आए हैं उर्दू ग्रामर और उर्दू कवायद के क्लासेस। आप चाहे स्टेट की तैयारी कर रहे हो या डीएलएड की तैयारी कर रहे हो, ये क्लासेस आप सभी के लिए बहुत ही अहम और महत्वपूर्ण है। इसलिए आप जो है इस क्लास को लास्ट तक देखिएगा। एक एक ग्रामर के इसमें आपके लिए इसमें फेल, हर्फ, मस्दर, मुश्तक, जामिद, उसके बाद ज़रबुल अमसाल, मुहावरा, कहावत, ये सारी चीज़ें मैं इस क्लास के अंदर लेकर आया हूँ। अगर आपने ये क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप लास्ट तक बने रहिएगा, ये क्लासेस आपके लिए बहुत अहम होने जा रही है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जाके ताकि जो भी वीडियोज़ मैं इस तरह के अपलोड करूँ वो आप तक आसानी से पहुँच जाए। अगर बेल आइकन को नहीं दबाया है तो बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, ताकि नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। चलिए आज की क्लास हम शुरू करते हैं। आज के पहले सवाल पर चलते हैं, इस शेर के साथ कि मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में भी कुछ बड़ा नाम हो, आप भी कुछ बड़ा करें, कुछ बड़े ओहदे पर जाएं, तो इसलिए आपको अपने आप को मिटाना होगा। सिर्फ ये नहीं, मिटाने का मतलब ये नहीं कि आपको खत्म करना। मिटाने का मतलब ये है कि थोड़ी रात और दिन को पढ़ते पढ़ते एक करना होगा। आपको हमेशा किताब लेकर के बैठनी होगी, इस तरह के वीडियोस को देखना होगा, तब जाकर के आप कामयाबी की मंजिल तक पहुंचेंगे। नहीं तो सोचेंगे सिर्फ एक दो दिन पढ़ लिए, एक दो घंटे पढ़ लिए और कामयाबी मिल जाएगी, मुश्किल है दोस्तों। तो मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो, कि दाना खाक में मिलकर गुल गुलजार होता है। तो चलिए आज के पहले सवाल को देखते हैं। आज का पहला सवाल क्या है? सवाल है कि उर्दू अदब को दो सिन्फों में तकसीम किया गया है। सबसे पहले जानेंगे ये सिन्फ क्या होता है दोस्तों। इससे पहले आप हमारी क्लास से देखे होंगे तो उसमें मैं बता दिया था कि सिन्फ किसे कहते हैं। सिन्फ का मतलब होता है किस्म। सिन्फ का मतलब क्या होता है? किस्म होता है। और वो दो किस्मों में उर्दू को तकसीम किया गया, वो दो किस्में कौन कौन सी है बताइएगा। उर्दू अदब को दो सिन्फों में तकसीम किया गया है, नाविल, दास्तां, नात या हमद, अफसाना या मजमून, नज्म और नस्र। ये नाविल और दास्तां जो है दोस्तों, ये नस्र की किस्मों में आता है। नात और हमद दोस्तों ये नज्म की किस्मों में आता है। और जो अफसाना और मजमून ये भी नस्र की किस्मों में आता है। तो ये तीनों तो नस्र और नज्म की किस्मों के अंदर आता है। लेकिन अदब को जो तकसीम किया गया उर्दू अदब को दो सिन्फों में, वो नज्म और नस्र है। आप कुछ भी पढ़ेंगे वो या तो नज्म होगा या नस्र होगा। तो वही दो सिन्फों में तकसीम किया गया किसको? उर्दू अदब को। वो कौन कौन से सिन्फ है? एक नज्म की सिन्फ है और दूसरी नस्र की सिन्फ है। समझ गए ना दोस्तों? चलिए हम अगले सवाल पर चलते हैं। सवाल नंबर 2 है, दास्तां, नाविल, ड्रामा ये सब किन असनाफ में आते हैं? अभी बताया। अभी बताया मैं कि दास्तां, नाविल, नॉवेल, ड्रामा ये सब किन असनाफ में आते हैं? रेख्ता में, कसीदा में, नस्र में, नज्म में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? ये सब जो है नस्र की किस्मों में आते हैं। समझ गए ना? हमें बताया कि जिस चीज, अब नस्र और नज्म को हम मुख्तसर तौर पर समझ लेते हैं कि नज्म किसे कहते हैं और नस्र किसे कहते हैं। इसको जब तक समझेंगे नहीं अच्छे से तो हम आगे चीजों को सही से सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि नज्म का मतलब लुग़वी माना। नज्म की लुग़वी माना, नज्म की लुग़वी माना है मोती पिरोने की। क्या है? मोती पिरोना के। समझ गए ना दोस्तों? मोती पिरोना के नज्म के लुग़वी माना है। और नस्र के लुग़वी माना है, नस्र के लुग़वी माना है मोती बिखेर देना। बिखेर देना, बिखेर देना। तो समझ गए, जिस चीज को हम थोड़े से अल्फाज को एक कायदे के अंदर और एक लाइन में संवार करके बना करके लिख देते हैं, वो नज्म कहलाता है ना? जैसे लिखना नहीं आता तो मेरी जान पढ़ा कर, लिखना नहीं आता तो मेरी जान पढ़ा कर, मेरी जान पढ़ा कर, हो जाएगी हर मुश्किल, हो जाएगी, हो जाएगी हर मुश्किल,
तेरी आसान पढ़ाकर, आसान पढ़ाकर। तो ये क्या हो गया, ये आपको नज्म की शक्ल हो गई। अब जो हम ये लिख रहे हैं, ये आपको जो ये क्वेश्चन आया, नावल, ड्रामा, रेख्ता, कसीदा, नज्म, ये सब नस्र की शक्ल हुआ। जैसे मजमून कोई लिखते हैं वो नसरी शक्ल है, हम खत लिखते हैं ये नस्र की शक्ल है, हम किताब लिखते हैं ये नस्र की शक्ल है। वहीं हमद लिख दिए वो नज्म की शक्ल है, नात लिख दिए नज्म की शक्ल है। इतनी चीजें आप अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है ना दोस्तों। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं हम लोग। सवाल नंबर 3 है, उर्दू कवायद का वो हिस्सा जिसमें हमद, नात, मनकबत, मरसिया, कसीदा, मनकबत हो, वह किस सिन्फ में आता है। उर्दू कवायद का वो हिस्सा जिसमें नात हो, हमद, नात, मनकबत, मरसिया, कसीदा, मनकबत दोबारा आ गया, वो किस सिन्फ में आता है। इल्म हिज्जा, नज्म, इल्म नहव, इल्म बलागत। बताइएगा वो किस सिन्फ में आता है। तो राइट आंसर उसका क्या हो जाएगा दोस्तों, वो नज्म की सिन्फों में आता है। हमद भी नज्म की सिन्फ में है, नात भी नज्म की में है, मनकबत भी नज्म के अंदर आता है, उसके बाद मरसिया भी नज्म के अंदर आता है, और कसीदा भी नज्म के अंदर आता है। ये चीज है, ये मनकबत, हमद, नात, मरसिया, कसीदा, मैं इन सारी चीजों को पढ़ा चुका हूँ। अभी आगे चीजें आएंगी उसमें और बेहतर से बेहतर तरीके से मैं समझा दूंगा, ठीक है। चलिए सवाल नंबर 4 देखेंगे दोस्तों। इल्म सर्फ किसे कहते हैं। इल्म सर्फ किसे कहते हैं। ये वीवीआई क्वेश्चन से मैं लेकर आया हूं आपके लिए, ग्रामर के, जो आप आमतौर पर एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसलिए ये मत सोचिएगा सिर्फ वाहिद जमा या जो है आपको मुजक्कर मुअन्नस या मुहावरा ही पूछेगा, आपको ग्रामर की कोई सी पार्ट से उठा करके आपको एग्जाम में पूछ देगा। इसलिए आप हर तरह से तैयारी करके जाइए, ताकि एग्जामिनर जहां से पूछे आप आसानी से उसके जवाब को लगा कर आइए, ठीक है। चलिए सवाल नंबर 4 देखेंगे। इल्म सर्फ किसे कहते हैं दोस्तों, जिसमें हरफों से बहस की जाए, जिसमें लफ्जों से बहस की जाए, इनमें से कोई नहीं जिसमें जुमलों से बहस की जाए। इल्म सर्फ उसको कहते हैं दोस्तों जिसमें जो है लफ्जों से बहस की जाए, जिसमें लफ्जों से बहस की जाए उसको क्या कहेंगे, इल्म सर्फ कहेंगे। जिसमें हरफों से बहस की जाए उसको क्या कहेंगे दोस्तों, इल्म हिज्जा कहेंगे, इल्म हिज्जा कहेंगे, ठीक है। हर्फ से इल्म हिज्जा या इल्म हुरूफ कह लीजिए, ये लफ्जों से बहस जिसमें इल्म सर्फ कह लीजिए, जुमलों से जिसमें बहस की जाएगी उसको इल्म नहव कह लीजिए, इल्म नहव। समझ गए ना, या इनमें से कोई। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए सवाल नंबर 6 देखेंगे। हैयत के एतबार से नज्म की कितनी किस्में हैं। हैयत के एतबार से नज्म की कितनी किस्में हैं। 8 किस्में, 4 किस्में, 5 किस्में, 6 किस्में। देखिए ऑप्शन में आपको जो दिया गया है 4 किस्में, 4 नहीं है, हैयत के एतबार से नज्म की 3 किस्में। हैयत के एतबार से ऑप्शन नंबर 20 का 3 करके इसको राइट लगाइएगा। अब वो 3 किस्में कौन कौन सी है मैं बता देता हूँ वो आपको। हैयत के एतबार से एक है आजाद नज़्में, एक है आजाद नज़्में, और दूसरा है पाबंद नज़्में, और तीसरा है नज़्में मुअर्रा नज़्में, मुअर्रा नज़्में। हाँ तो ये एक है नसरी नज़्म भी जिसको कहते हैं, नसरी नज़्म। तो इस हिसाब से 1, 2, 3, 4 किस्में हो गई। तो ये राइट आंसर ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा, ये 4 सही था, ठीक है ना। चलिए तो अब देखेंगे ये, हम ये चारों को समझेंगे दोस्तों। ये चारों जो है ऑप्शन नंबर 4 इसका सही है। तो ये चारों नसरी नज्म कौन है, आजाद नज्म क्या है, पाबंद नज्म कौन है, मद नज्म मुअर्रा कौन है। नज्म आजाद नज्म वो है जिसमें काफिया और रदीफ की पाबंदी नहीं की जाती है, काफिया और रदीफ की पाबंदी नहीं की जाती है, वो क्या हो गया आपको आजाद नज्म। पाबंद नज्म जिसमें काफिया और रदीफ की पाबंदी की जाती है, काफिया और रदीफ की पाबंदी की जाती है। मुअर्रा नज़्म जो है जिसमें काफिया और रदीफ में से किसी एक की पाबंदी की गई हो, काफिया और रदीफ में किसी एक की पाबंदी
की गई हो। और नसरी नज़्म जो नस्र के अंदाज में जिस तरह हम मजमून खत लिखते हैं उस अंदाज में जो लिख दिया गया हो उसी को। अब काफिया और रदीफ किसे कहते हैं हम अगले सवाल में आपको समझाएंगे, ठीक है। चलिए, इल्म बलागत से क्या समझते हैं? इल्म बलागत से आप क्या समझते हैं? बताइएगा आप लोग। इल्म बलागत जिससे हुरूफ का इल्म हो, जुमलों का इल्म हो, नस्र की खूबी और उम्दगी का इल्म हो, या इल्म नहव हो। तो इल्म बलागत का मतलब होता है जिसमें चीज़ों को अच्छे अंदाज में और अल्फाज और मवाद जो है बेहतर से बेहतर लाया गया हो, और उसकी खूबी का और उसकी अच्छाई का पता लगाने को ही इल्म बलागत कहते हैं। यानी कोई खत लिखे हैं, आप उस खत के अंदर कैसे जुमले इस्तेमाल किए हैं, अल्फाज कैसे इस्तेमाल किए हैं, और जो है आपने मुहावरा का कैसे इस्तेमाल किया है, ज़रबुल अमसाल का इस्तेमाल कैसे किया है, ये सारी चीज़ें आपको क्या करती हैं, ये इल्म बलागत ही जांचती हैं इन सारी चीज़ों को। तो नस्र की खूबी और उम्दगी का इल्म हो उसी को इल्म बलागत कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाए। चलिए, सवाल नंबर 8 देखेंगे दोस्तों। नज़्म मुअर्रा किसे कहते हैं? नज़्म मुअर्रा किसे कहते हैं? जिस नज़्म में बहर की पाबंदी हो, बहर और काफिया की पाबंदी हो, बहर की हो काफिया की ना हो, और बहर और काफिया दोनों की हो, तो नज़्म मुअर्रा उस नज़्म को कहते हैं जिसमें बहर की तो पाबंदी हो लेकिन काफिया और रदीफ की पाबंदी ना हो, उसी को नज़्म मुअर्रा कहते हैं। समझ गए ना, अभी बताया मैं पीछे। अब इसमें जान लेते हैं थोड़ा कि काफिया और रदीफ किसे कहते हैं दोस्तों। काफिया और रदीफ आप लोग पढ़े होंगे तो अच्छे से समझाया हूं मैं पिछली क्लास में। अगर नहीं देखे हैं ग्रामर की क्लास तो एमएन एकेडमी के प्ले लिस्ट में सारे क्लासेस मौजूद हैं, वहां से जाकर आप देख लीजिएगा। ये क्लासेस अगर आपको अच्छी लग रही हैं दोस्तों तो आप क्या कीजिए, पहले सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके मोबाइल में जितने ग्रुप्स हैं सब में शेयर कर दीजिए, ताकि आपको आपके साथ आपके दोस्तों को भी इसका फ़ायदा हो जाए और इस चैनल को भी थोड़ा सपोर्ट आपके द्वारा मिल जाए, ठीक है। तो देखेंगे काफिया और रदीफ किसे कहते हैं दोस्तों। काफिया, पहले एक शेर लिखते हैं, उस शेर के द्वारा उस शेर के जरिया हम समझेंगे कि काफिया और रदीफ किसे कहते हैं। चलिए, मैं अभी एक शेर लिखता हूं। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, खुदा ने आज तक उस कौम की उस कौम की हालत नहीं बदली, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल खुद, न हो जिसको ख्याल खुद अपनी हालत हालत बदलने का। देखिए, ये शेर जो है, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल है खुद अपनी हालत के बदलने का। ये शेर काफिया और रदीफ से खाली है, इसलिए हम इस शेर के द्वारा जो है आप नहीं समझ सकते काफिया और रदीफ। चलिए, जिस शेर के अंदर काफिया और रदीफ की पाबंदी हो उस शेर को हम देखेंगे। न होंगे बाद कश्तो बाद में गुलफाम क्या होगा, ये सीसा ये सुराही ये सबुए जाम क्या होगा। इस शेर में आपको काफिया और लतीफ क्या आ रहा है, देखिए। न होंगे बाद कश्तो बाद ए गुलफाम क्या होगा, गुलफाम क्या होगा। न होंगे बाद कश्तो बाद गुलफाम क्या होगा, ये शीशा ये सुराही ये सबुए जाम क्या होगा। देखिए, इसमें काफिया और रदीफ दोनों आ गया आपको। नहुंगी बादकश तो बाद गुलफाम और जाम, ये आपको क्या कहलाएगा दोस्तों, ये काफिया कहलाएगा। यहाँ पे सिम गुलफाम में भी मीम है, जाम में भी मीम है, और सेम वजन पर है। और ये क्या होगा, ये क्या कहलाएगा आपको, रदीफ कहलाएगा। अब समझ गए कि शेर के अंदर आखिरी अल्फाज जो मुकर्रर आया हो उसको रदीफ कहते हैं, और रदीफ से पहले, काफिया का मतलब आता है पहले आने वाला, और रदीफ का मतलब आता है पीछे आने वाला।
तो जो चीज़ें पीछे आएगी यानी शेर के आखिर में मुकर्रर आया है उसको हम रदीफ कहेंगे, और जो शेर के आखिरी लफ्ज़ से पहले मुकर्रर आया है उसको हम काफ़िया कहेंगे। तो समझ गए ना दोस्तों, ये हो गया आपको रदीफ और ये हो गया आपको काफ़िया। काफ़िया और रदीफ मुझे उम्मीद है आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अगर अच्छी-अच्छी चीज़ें समझ में आ रही इस तरह से, तो आप हमारे चैनल के लाइक बटन को दबाना मत भूलिएगा। ठीक है ना? चलिए, क्लासें तो आप लोग देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं। लाइक करते जाइएगा दोस्तों। अब एक-एक सवाल को समझाने में लेट क्यों लग रहा है? क्योंकि ग्रामर की क्लासेस और कवायद की क्लास में और कुछ नहीं होता है समझने के अलावा। मैं इससे पहले भी बता चुका हूँ, ग्रामर उर्दू कवायद की क्लास ये याद बेस्ड नहीं है, ये समझ बेस्ड है। आप समझ लिए चीज़ें कहीं से किसी तरह से भी आपको पूछ लेगा, आप जो है वहाँ पे घबराएंगे नहीं। लेकिन वही जो चीज़ें रटने वाली होती है, वो अगर ज़हन से निकल गया तो लाख समझने की कोशिश कीजिएगा, वो ज़हन में आने वाली नहीं होगी। लेकिन ग्रामर वो चीज़ है जो आपको रटने वाली नहीं है, इसको समझ लिए किसी तरह से कोई सवाल आपको कहीं से पूछ दिया जाए, आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, शेयर करते जाइएगा, आप लोग अपने-अपने ग्रुपों में शेयर कीजिएगा, ताकि मैं इससे बेहतर से बेहतर आपके लिए क्लासेस लेकर आ सकूँ। एराब किसे कहते हैं? क्या समझेंगे दोस्तों? एराब किसे कहते हैं? बताइएगा, एराब किसे कहते हैं? सम्मा, कसरा, फतहा, इन सभी को। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसको एराब कहते हैं। जैसे जबर, जेर, पेश, इसको क्या कहते हैं? एराब कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? एराब कहते हैं। समझ में आ गई? तो जम्मा किसको कहते हैं? अरबी में जम्मा जो है पेश को कहते हैं दोस्तों। कहते हैं पेश को जम्मा कहते हैं। ज़ेर को क्या कहते हैं? कसरा कहते हैं। ये कसरा हो गया। और फ़तहा किसको कहते हैं? ज़बर को क्या कहते हैं? ज़बर को फ़तहा कहते हैं। ठीक है ना? समझ गए? तो फ़तहा ज़बर को, कसरा ज़ेर को, ज़म्मा पेश को कहते हैं। ठीक है? चलिए, सवाल नंबर 11 देखेंगे दोस्तों। रदीफ का लुग़वी माना क्या है? रदीफ के लुग़वी माना क्या है? रदीफ की लुग़वी माना क्या है? घुड़सवार के पीछे बैठने वाला आदमी। अभी मैं क्या बताया? पीछे आने वाला, वही है। वाव, वह वाव जो खींच कर न पढ़ी जाए, वह वाव जो लिखी तो जाए और पढ़ी न जाए, इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर दोस्तों इसका? रदीफ के लुग़वी माना आता है घुड़सवार के पीछे बैठने वाला आदमी। ये राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा। ठीक है ना दोस्तों? चलिए, सवाल नंबर 12 देखेंगे। इंसान के मुंह से जो आवाज निकलती है उसे क्या कहते हैं? इंसान के मुंह से जो आवाज निकलती है उसे क्या कहते हैं? मुहमल, मौजू, इनमें से कोई नहीं, लफ्ज या कलीमा। तो इंसान के मुंह से जो आवाज निकलती है उसे क्या कहते हैं? लफ्ज या कलीमा कहते हैं। तो क्या कहते हैं? लफ्ज या कलीमा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो मौजू और मुहम्मल किसे कहते हैं? तो समझ लेते हैं इसको। जो लफ्ज बा माना हो, यानी जिसके कोई माना हो, उसको क्या कहेंगे? हम मौजू कहेंगे। और जो लफ्ज बेमाना हो, जो लफ्ज बेमाना हो उसको क्या कहेंगे? मुहम्मल कहेंगे। क्या कहेंगे दोस्तों? मुहम्मल। मौजू का मतलब जैसे पानी, इसका कोई माना इससे समझ में आ रहा है? पानी, वानी, पानी वानी जो है ये मुहम्मल है, और पानी जो है ये मौजू है। समझ गए? इसी तरह किताब विताब, किताब विताब, किताब विताब में किताब क्या है? ये मौजू है। विताब क्या है? मुहम्मल। तो समझ में आए आ गई हुई चीज है। तो जो लफ्ज है, जो इंसान के मुंह से जो आवाज निकलती है उसे लफ्ज या कलीमा कहते हैं। कलीमा की दो किस्में हैं, एक मौजू और दूसरा मुहम्मल। जो लफ्ज है बामाना को बताए, मीनिंग को बताए, उसको मौजू कहते हैं। जो बेमाना हो, जिसका कोई मीनिंग ना हो, उसको मुहम्मल कहते हैं। चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गई हो। चलिए,
सवाल नंबर 13 देखेंगे दोस्तों। सवाल नंबर 13 में क्या पूछा है आपसे? सवाल नंबर 13 में आपको बताया गया है कि शेर के आखिर में, सवाल नंबर 13 में क्या है? शेर के आखिर में और रदीफ से पहले आने वाले अल्फाज को क्या कहते हैं? किसी भी शेर के आखिर में और रदीफ से पहले आने वाले अल्फाज को क्या कहते हैं? मक्ता कहते हैं, या काफिया कहते हैं, या मतला कहते हैं, या रदीफ कहते हैं। तो शेर के आखिर में जो अल्फाज आता है, मैं अभी बताया उसको रदीफ से पहले, शेर के आखिर में और रदीफ से पहले आने वाले अल्फाज को तो क्या बोलते हैं? काफिया कहते हैं। मैं बताया ना, जो चीजें रदीफ से पहले हम वजन अल्फाज हो उसको क्या कहेंगे? काफिया कहेंगे। तो मक्ता किसे कहते हैं दोस्तों? मतला किसे कहते हैं? रदीफ तो मैं बता दिया, इन दोनों को भी बता देता हूं। गजल के पहले शेर को क्या कहते हैं? पहले शेर को मतला कहते हैं। गजल के पहले शेर को क्या कहते हैं? मतला कहते हैं। और गजल के आखिरी शेर को क्या कहते हैं? मक्ता कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? मक्ता कहते हैं। समझ गई चीज है? यानी गजल के आखिरी उस शेर में जिसमें शायर अपना कलमी नाम इस्तेमाल करता है, यानी तखल्लुस इस्तेमाल करता है, उसको क्या कहेंगे? मक्ता। गजल के पहले शेर को मतला। गजल के दूसरे शेर को क्या कहते हैं? हुस्ने मतला कहते हैं। हुस्ने मतला या मतले सानी भी कहते हैं। तो मतलब सानी भी कहते हैं। चलिए, चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। आज की क्लास यहीं तक रहने देते हैं दोस्तों। फिर मिलेंगे हम आपसे अगले क्लास में। अगर क्लासेस आपको अच्छी लग रही हैं तो इसको शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर ये पीडीएफ आपको चाहिए तो 620 47 25 630 इस नंबर पे मैसेज करके ये पीडीएफ आप फ्री में हासिल कर सकते हैं। इसके लिए आपसे कोई चार्जेस नहीं लिया जाएगा। तो आज की क्लास यहीं तक दोस्तों, फिर मिलेंगे हम अगले क्लास में। आप सबका हमारे क्लास पर विजिट करने के लिए शुक्रिया।